गुड इवनिंग क्लास। जैसे कि अभी हमने प्रीवियसली 50 क्वेश्चंस 2 दिन में सॉल्व किए हैं, एनाटॉमी फिजियोलॉजी और भी जो ऑब्जेक्टिव्स बन रहे थे हमारे क्वेश्चंस प्रीवियस लेटर के, तो उस क्वेश्चंस को हम कंटिन्यू करते हैं आज की भी क्लास में और आगे देखते हैं कि क्या है। और प्लीज़ जो ये चैनल है यूथ कंपटीशन टाइम्स, इसको प्लीज़ आप लाइक करिए, गो थ्रू होइए, क्वेश्चंस को देखिए जो प्रीवियसली रिपीटेड हुआ है क्वेश्चंस पहले एग्जाम्स में, और ये आगे भी आने के चांसेस हैं जो कॉम्पिटिशन्स हैं, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन से प्रीवियसली 2-3 बार रिपीट हो चुका है सेंट्रल एग्जाम्स में और स्टेट लेवल के एग्जाम में। स्पेशली ये पोस्ट पीएससी जो नर्सिंग है उनको बहुत हेल्पफुल है, और जो स्टेट लेवल के एग्जाम्स हमारे अभी होने वाले हैं उसमें एनएचएम वगैरह का जो एग्जाम्स है वो लेटेस्ट कमिंग में अभी सैफई का होगा, फिर आरआरबी का है एग्जाम, नॉर्थ सेट में भी, तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं और देख सकते हैं आप कि जो पढ़ाया जा रहा है प्रीवियस ऑलरेडी सॉल्व आया हुआ है। तो उसी सारे क्वेश्चंस को देखते हुए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आज क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करेंगे, जिसमें आ रहा है एक्सेप्शनल रॉन्ग स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। इसमें क्या होता है, इस क्वेश्चंस के पैटर्न में जैसे कि कोई क्वेश्चन पूछता है उसमें डायरेक्ट आंसर की जगह पे उसमें लिखता है कि नॉट, नॉट बड़ा सा आपने देखा होगा कि एक लिख करके आ जाएगा, या फिर एक्सेप्ट करके पूछ लेगा, तो उसके विपरीत आंसर देना है। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो कंफ्यूज करता है, हमें डायरेक्ट आंसर पता होता है, एक क्वेश्चन आया उसका डायरेक्टली हम आंसर दे देते हैं, तो उसमें ये देखना है कि वो क्या पूछ रहा है, उसका मतलब क्या निकलता है। ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है कि हमारे नेगेटिव मार्क्स की तरह हम ना बढ़ें, इसलिए इसको क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है और चारों ऑप्शंस को अच्छे से देख करके समझ के फिर करेक्ट आंसर्स को चूज करना है इसमें से। चलिए शुरू करते हैं। 51 क्वेश्चन जो हमारा दिया है वो है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर। पेयर की बात कर रहा है, तो पेयर का मतलब होता है जोड़, ठीक है, मतलब जोड़ा। सो वर्ड में आप ध्यान दीजिए, इनकरेक्ट पेयर। तो जब इनकरेक्ट पेयर की वो बात कर रहा है, इसमें ऐसा क्या जोड़ा है जो जिसके साथ मिल नहीं रहा है, मतलब उसके साथ आंसर मैच नहीं हो रहा है, या वो कौन सा ऐसा आंसर है जो कि उस ऑर्गन या उस एंजाइम या उस बॉडी पार्ट्स के साथ मैच नहीं खा रहा है, जो उसके साथ मैच में नहीं आ रहा है। तो आप देखेंगे ओवरी क्या करता है, हमारा HCG प्रोड्यूस करता है, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है इनकरेक्ट का, ठीक है, तो ऑफ कोर्स ओवरी हमारा HCG प्रोड्यूस करता ही करता है, ठीक है। मानो क्रॉनिक गोनाडोटाइप्स का ये चीजें हैं वो प्रोड्यूस करता है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। पेनक्रियास इनहिबिन नहीं करता है, तो ये रॉन्ग है, ठीक है। तो हमें इनकरेक्ट बताना है, तो पैनक्रियास क्या करता है, पैनक्रियास क्या प्रोड्यूस करता है। पैनक्रियास को आप देखेंगे, आप सबको पता है पैनक्रियास इंसुलिन प्रोड्यूस करता है और ग्लूकागोन, ठीक है, ठीक है। इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है और ग्लूकागोन को प्रोड्यूस करता है, तो ये हमारा रॉन्ग आंसर है। इनहिबिन क्या करता है, इनहिबिन, जो हमारा इनहिबिन है ये हमारा सिक्रेटरी सेरेटोल सेल में पाया जाता है, मतलब ओवम, ओवरी और गैमेट्स में, ठीक है। तो ये हमारे हमारे सेल्स जो है ये हमें बॉडी के पार्ट्स के जो हमारे इनहिबिन जो सेरोटिल सेल्स में पाए जाते हैं, जो कि हमारे बॉडी पार्ट्स के जहाँ से हमारा सेरोटिल सेल्स जो टेस्टिस होता है मेल्स में, वहां से मिल जाता है, और फीमेल के पार्ट से ओवम और ओवरी और
यहाँ से गैमीट्स वगैरह जो कि स्पर्म्स में प्रोड्यूस होता है उसके बारे में बात कर रहा है। सो इनहिबिन यहाँ से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। एडिपोज टिश्यू लेप्टिन को, मतलब ये फैट टू प्रोवाइड द एनर्जी, ठीक है। ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है और स्टोर करता है, ठीक है, और ब्रेन तक सिग्नल लेकर के जाता है लेप्टिन। सो गैस्ट्रिक जूस सिक्रेशन क्या करता है, म्यूकस मेम्ब्रेन और सिक्रेशन एंजाइम्स करता है, ठीक है। एचसीएल प्रोड्यूस करता है, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस एचसीएल, ठीक है, गैस्ट्रिक जूस का एचसीएल प्रोडक्शन हो रहा है। और एडिपोस जो है लेप्टिन फैट जो एनर्जी को में कन्वर्ट करके ब्रेन तक सिग्नल को पहुंचाता है। पैनक्रियास हमारा इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। और इनहिबिन जो हमारे सेरेटल सेल्स में पाए जाते हैं, मेल गोनाड्स में पाए जाते हैं, वहां से जर्म सेल्स और ये स्पर्म्स में अवेलेबल होता है। और फीमेल की देखा जाए तो ओवरी और ओवम में प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ये आंसर समझ में आया। तो इसके साथ पैनक्रियास से इसका कोई स्टेटमेंट मिल नहीं रहा है, बल्कि ओवरी एचसीजी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन प्रोड्यूस करता है। बाकी पैनक्रियास और इनहिबिन का कोई भी मिलन नहीं है। सो इसका ये इसके साथ मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा जाएगा पैनक्रियास विथ इनहिबिन, ठीक है। सो दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। सो दिस इज एन इनकरेक्ट पेयर। इनकरेक्ट पेयर मतलब कहीं जोड़ नहीं मिल रहा है इनका इस आंसर से, पैनक्रियास से। क्वेश्चन यहाँ पे समझने का है, इनकरेक्ट पेयर, पेयर मतलब जोड़ मिलाना है, तो वो उससे मैच नहीं कर रहा है। नाउ 52 पे देखेंगे। कल प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स के बारे में हमने पढ़ा था। तो प्रोकैरियोटिक्स आज हम बात करते हैं कि प्रोकैरियोटिक्स क्या है। क्या है ये प्रोकैरियोटिक्स और यूकोकैरियोटिक्स। तो इसमें आप देखो प्रोकैरियोटिक्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये स्पेशली बैक्टीरिया सेल्स, बैक्टीरिया के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ये बैक्टीरियल के जगह पे यूज होता है, ठीक है। बैक्टीरिया सेल्स वगैरह में हम इसको देखने को मिलेगा। ये बहुत ही स्मॉल सेल्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया को डीएनए प्रोवाइड करता है, ठीक है, और सपोर्ट करता है, ठीक है। बैक्टीरिया सेल्स में अवेलेबल होते हैं और प्रोवाइड्स करते हैं उसको डीएनए और सपोर्ट करते हैं। और बहुत स्मॉल सेल्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में हमको ये देखने को मिलता है, ठीक है। अब यूकैरियोटिक्स की बात की जाए तो ये हमारे कहाँ मिलता है, एनिमल्स, फंगस, देन प्लांट्स, ठीक है। एनिमल, फंगस और प्लांट्स, तीन जगह हमें ये मिलता है। इसका काम क्या रहता है, न्यूक्लियस, इसमें हमारे न्यूक्लियस होता है, रिप्रोडक्शन इसका होता है, ये डिवाइड होते हैं सेल्स, ठीक है। फिर इनका न्यूक्लियस हुआ, रिप्रोडक्शन हुआ, फिर डीएनए और इनके स्ट्रक्चर्स चेंज होते हैं। इनके डीएनए है, फिर इनके स्ट्रक्चर चेंज होते हैं। जैसे जैसे ये बढ़ते हैं अपने शेप एंड साइज में, उस तरीके का इनको ये सारी चीजें मिलता है। और ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में बैक्टीरिया वगैरह को मिलता है, वो सपोर्ट करता है उनके डीएनए मटेरियल्स को, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे थे, क्वेश्चंस को देखेंगे। पॉलीसिस्ट्रोनिक mRNA, addition of 5 cap, addition of 3 poly A tail and splicing of pre-mRNA। सो ये चार ऑप्शंस हमारे दिए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। सो द कॉपी, कल बात की थी कॉपी आरएनए एंड डीएनए के। सो यूकैरियोटिक्स, सो आप बताइए। लास्ट जो प्रीवियस कल की स्लाइड्स में हमने पढ़ा था उसमें यूकैरियोटिक्स और प्रोकैरियोटिक्स के बारे में काफी डिस्कशन हुआ था, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए थे। तो उसी सेम वे में ही यहाँ पे डीएनए और आरएनए मटेरियल के बारे में ही बात कर रहा है। तो क्या होगा इसका, पॉलीसिस्ट्रिक कॉनिक mRNA, ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ ए ट्रांसक्रिप्टेड इन द यूकैरियोटिक्स, ठीक है। क्यों है,
ये क्या करता है, ये जेनेटिक मटेरियल का इंफॉर्मेशन को ही कैरी करता है, ठीक है। और इसमें इसमें क्या है, ये एक प्रोकैरियोटिक जेनेटिक मटेरियल्स है, बाकी यूकैरियोटिक्स है। बाकी को देखा जाएगा तो कहीं ना कहीं ये सारे यूकैरियोटिक्स हैं और इसमें प्रोकैरियोटिक्स के हैं, ठीक है। इसके जो सेल्स के इसके जो फॉर्मेशन है, mRNA जो मैसेंजर फॉरवर्ड कर रहा है मैसेज, वो प्रोकैरियोटिक्स के फंक्शन शो कर रहा है, ठीक है। तो बाकी ऑप्शंस हमारे इसके यूकैरियोटिक्स के मिल रहे हैं। फिर 53 जो क्वेश्चन है हमारा, उसमें है द एसेंशियल अमाइनो एसिड विच इज नॉट सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी इज, देखिए, हिस्टेडिन, थायरोसिन, प्रोलिन, एग्रेनिन। एसएसबी में आया है ये क्वेश्चन, ठीक है। आप देखिए, थायरोसिन ऑलरेडी थाइमस और थायराइड ग्लैंड्स में यूज होता है। प्रोलिन, प्रोटीन की बात की थी हम लोगों ने, डीएनए में उसका यूजफुल है, ठीक है। और बॉडी स्ट्रक्चर्स में हम उसका यूज देखते हैं। देन एग्रेनिन, ठीक है। अब बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन हो सकता है, को लगता है हिस्टेडिन जो है ना हमारा, ये एक अमाइनो एसिड है, ठीक है। ये एक अमाइनो एसिड है, ये जो हमें बॉडी में एसेंशियल अमाइनो एसिड है, जो कि हमें हमें सिंथेसाइज होता है बाहर से, और ये हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती है। तो इसलिए इसको हम बाहर से सोर्स ऑफ फूड के मटेरियल के थ्रू हम इसको लेते हैं, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स लिया, ग्रेन्स वगैरह लिया, व्हीट वगैरह ले रहे हैं। तो ये जो फूड आइटम के थ्रू हमें अमाइनो एसिड हमारी बॉडी में मिल रहा है, दैट इज द हिस्टेडिन, ठीक है। बाकी चीज हमारे बॉडी में बनती हुई है, ठीक है। तो ये हमारे ये नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड है, ये इसको बोलते हैं, ये तीनों को नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड, ठीक है। और बाकी हमारा क्या है, हिस्टडीन प्रोड्यूस करता है, इसको हम बाहर के आउटर सोर्स से लेते हैं, और अमाइनो एसिड इसको बोलते हैं, एक तरीके का एसिड है जो हमारी बॉडी को जरूरत होती है, विच इज नॉट सिंथेसाइज इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में जो कि प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है और उसका सिंथेसाइज ही नहीं हो रहा है, दैट इज हिस्टडीन। तो इसको ध्यान रखिएगा। Then identify the false statement from the following with regard to the prokaryotics. Again prokaryotics के बारे में आ गया है, mitochondria, Golgi apparatus are present. Then deoxyribonucleic protein is absent. One chromosome is present. म्यूरेमिक एसिड इज प्रेजेंट, डीएसएसबी में आया हुआ है। तो प्रोकैरियोटिक्स और ईकैरियोटिक्स के बारे में अभी जैसे बात किया है कि फॉल्स स्टेटमेंट है जो कि हमारे प्रोकैरियोटिक्स में है ही नहीं है, ठीक है। आइडेंटिफाई फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग विथ रिगार्ड्स टू प्रोकैरियोटिक्स। तो इसमें हमको देखना है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपैरेटस आर प्रेजेंट, ठीक है, ये हमारे सेल में ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो इसको हमको देखना है। बाकी हमारे डीएनए स्ट्रक्चर्स और क्रोमोसोम वगैरह की बात कर रहा है, तो दिस इज ऑल यूकैरियोटिक्स, ठीक है। 55 जो नंबर का क्वेश्चन है, उसको ये दिखाना देखना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसिमिलेटेड बाय यूकैरियोटिक सेल्स। अगेन फिर आ गया यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में फिर से पूछ रहा है, यहाँ पे देखिए, एसिमिलेशन, एसिमिलेटेड की बात कर रहे हैं, मतलब क्या है एसिमिलेटेड, नॉट एसिमिलेटेड बोल रहा है वर्ड्स यहाँ पे। ऐसा कोई सब्सटेंस जो कि बॉडी में उसको लेकर के प्रोड्यूस कर रहा है, जो सब्सटेंस कन्वर्ट कर रहा है, किसी भी चीज को लेकर के कौन सा ऐसा कन्वर्ट कर रहा है। तो अब सेल्स में देखो, सल्फेट, ग्लूकोज, नाइट्रोजन एंड लैक्टेट, इसका क्या करेक्ट आंसर हो सकता है, का आपको कैसा लग रहा है कि क्या चीज होना चाहिए। सल्फेट ऑलरेडी बॉडी में प्रेजेंट, ग्लूकोज
प्रेजेंट है, लैक्टेट ऑलरेडी बनता है एंजाइम हमारा। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की कोई जरूरत नहीं होती, एसिमिलेटेड बाय द यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। ईएसआईसी में ये क्वेश्चन आ रखा है, तो इसमें ये उनका कहना है कि नाइट्रोजन जो है एक पार्ट ऑफ अमाइनो एसिड प्रोटीन का है, ठीक है। और लिमिटेड, ये बहुत सारे लिमिटेड पार्ट्स ऑफ लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स में मिलता है। तो इसलिए वो बता रहा है कि नाइट्रोजन जो है इज नॉट द एसिमिलेटेड बाय द यूकैरियोटिक सेल्स, इनकी जरूरत ही नहीं है यूकैरियोटिक सेल्स में हमारे। 56 में देखेंगे क्वेश्चन हम, which of the following is not a broad mechanism that mediates efficient movement of DNA between cells? कल भी एक क्वेश्चन ऐसा ही आया था, हमने देखा होगा प्रीवियसली, जाके अगर क्रॉस चेक करते हैं क्वेश्चंस को, अगर प्रीवियसली देखते हैं कल वाले स्लाइड्स में, तो ऐसे क्वेश्चन एक मिला हुआ था हम लोगों को। एम्स भुवनेश्वर के नर्सिंग सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के पोस्ट पे पूछा गया है ये, ठीक है, 2019 में जो कंडक्ट हुआ था। तो इसका आंसर आप देखिए, ट्रांसडक्शन, म्यूटेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड कॉन्जुगेशन। तो जब भी हम बात करेंगे इसकी, ट्रांसडक्शन मूव इसमें होता है, ट्रांसडक्शन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ सेल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, ठीक है। तो इसमें क्या है, ठीक है, इसमें क्या करता है, मूवमेंट करता है, एनर्जी सोर्स जो है फ्लो होती है एक जगह से दूसरे जगह पे। और उसी तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहता है, ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है हमारा, शेप एंड साइज जो कि चेंज होता है, ठीक है, इसमें शेप एंड साइज वेरी करता है। म्यूटेशन में इसका मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है, इनका मल्टीप्लिकेशन होना, सेल्स का मल्टीप्लिकेशन होना। एंड कॉन्जुगेशन का क्या हम देखेंगे, कॉन्जुगेशन का होता है सेल टू सेल कांटेक्ट, मतलब एक सेल दूसरे सेल के साथ जाकर के जुड़ते हैं, तो सेल टू सेल कांटेक्ट, ठीक है। तो अब हमें इसमें देखना है, विच डस नॉट मूव फ्रॉम वन टू अनदर, सो म्यूटेशन दैट मल्टीप्लाइज विद इन द सेल्फ, देयर इज अ रेप्लिकेशन, मतलब इनमें खुद में मल्टीप्लिकेशन है, कोई मूवमेंट नहीं है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जब ट्रांसडक्शन की बात करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन, शेप एंड साइज का वेरिएशन होना, और कॉन्जुगेशन में सेल एक सेल के साथ दूसरा सेल का बनना और जुड़ना। तो यहाँ पे कोई भी आंसर इनमें से नहीं मिल रहा है एक्सेप्ट म्यूटेशन। म्यूटेशन में वो खुद यहाँ पे रीग्रोथ रिप्लिकेशन करता है, सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, दैट इज द म्यूटेशन। 57 क्वेश्चन को देखेंगे, विच सेल एक्ट्स एज ए फैगोसाइटिक, कौन सा सेल ऐसा है जो फैगोसाइटिक जैसा काम कर सकता है एक्सेप्ट। एम्स दिल्ली नर्सिंग ऑफिसर में क्वेश्चन ने ये पूछा है, तो इसका आंसर है मोनोसाइट। ऑप्शंस जो दिए हैं 4, थ्रोम्बोसाइट, मैक्रोफेज एंड न्यूट्रोफिल्स। अब इनमें से एक आंसर हमारा होगा, तो इसमें से कौन सा हो सकता है, बी, दैट इज थ्रोम्बोसाइट्स। विच सेल एक्ट्स एज ए फैगोसाइटिक एक्सेप्ट, ठीक है। तो बाकी कौन कौन से जो फैगोसाइट जैसा काम करते हैं, बिना एक मतलब एक को छोड़ करके, इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऐसा सेल है जो फैगोसाइटिक जैसा काम करता है, और एक इसमें से जो कि नहीं काम करता है, ये क्वेश्चन का मतलब है। तो इसमें मोनोसाइट, मैक्रोफेजेस एंड न्यूट्रोफिल्स की बात कर रहा था। तो अब हम बात करते हैं मोनोसाइट, इट सर्कुलेट्स विद इन द ब्लड टिश्यू। ये क्या करता है, विद इन द ब्लड में, ब्लड एंड ब्लड टिश्यू के अंदर ही मूव करता है, ठीक है, मूवमेंट इसकी बनी रहती है, ठीक है, मूवमेंट इसमें विद इन द सेल इनकी बनी रहती है। फिर आ जाता है न्यूट्रोफिल्स, इसमें क्या है, ये फर्स्ट पर्सन है डब्ल्यूबीसी का
टू रेस्पॉन्ड द इन्फेक्शन, रेस्पॉन्ड टू इन्फेक्शन। कोई भी होस्ट सेल आया या बाहर का कुछ भी ऐसा इन्फेक्शन अफेक्ट करने जा रहा है ऑर्गन पे या बॉडी पे, वो तुरंत इसको पकड़ लेता है और वो रेस्पॉन्ड करता है, इन्फेक्शन को तुरंत रेस्पॉन्ड करता है, दैट इज थ्रोम्बोसाइट। ठीक है। मैक्रोफेज क्या काम करता है, वो इनगल्फिंग का काम करता है। लार्ज इसमें जो फैगोसाइट होते हैं उसमें क्या करते हैं, इसमें टिश्यूज में फाइंड आउट होते हैं लार्ज फैगोसाइट, फैगोसाइट माइक्रोफेजेस में। ठीक है। और इसमें न्यूट्रोफिल्स का क्या काम है, न्यूट्रोफिल्स का हमने इसमें देखा था कि न्यूट्रोफिल्स क्या काम करता है इसमें। सॉरी कुछ गड़बड़ हुआ है, एक सेकंड के लिए थोड़ा होल्ड, एक बार फिर से क्वेश्चन को देखते हैं, ये गलत हुआ है। विच सेल एक्ट एज ए फैगोसाइटिक सेल एक्सेप्ट, तो यहाँ पे मोनोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, देन मैक्रोफेज एंड न्यूट्रोफिल्स की बात कर रहा है। तो इसमें हमारा ऑप्शन है थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है, जो कि कोई उसमें सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, फैगोसाइटिक सेल जैसा काम नहीं करता है, मूवमेंट नहीं करता है इसमें। हम जब बात कर रहे थे मोनोसाइट के लिए, तो ये सर्कुलेशन का काम बताया था मैंने आपको, ये सर्कुलेट करता है विद इन द ब्लड सेल्स। ठीक है। फिर उसके बाद से हमने देखा था कि थ्रोम्बोसाइट का काम है प्लेटलेट्स का, ब्लड क्लॉटिंग का। इसमें गड़बड़ किया था मैंने, के लिए सॉरी। अब हम यहाँ पे इसका देखेंगे, थ्रोम्बोसाइट जो ब्लड है, इट एक्ट्स लाइक ए प्लेटलेट्स। ठीक है, डब्ल्यूबीसी में, और प्लेटलेट्स, और यहाँ पे ये ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है, एक्चुअली ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, यहाँ पे ये थ्रोम्बोसाइट ब्लड को क्लॉट करता है और प्लेटलेट्स फॉर्म करता है। और मैक्रोफेजेस की जब हम बात करते थे कि लार्ज मैगो जो मैक्रोफेज फाउंड हो रहा है, वो यहाँ इसमें डब्ल्यूबीसी में ही फाउंड होता है। ठीक है, लार्ज मैक्रोफेज सेल्स फाउंड होते हैं इसमें, डब्ल्यूबीसी के उसमें। और जब हम न्यूट्रोफिल्स की बात कर रहे हैं, तो ये रेस्पॉन्ड करता है, फर्स्ट इन्फेक्शन को रेस्पॉन्ड करने वाला था न्यूट्रोफिल्स, फर्स्ट रेस्पॉन्स टू द एनी इन्फेक्शन। है, कोई भी बाहरी होस्ट सेल अगर उसको आ रहा है तो फैगोसाइटिक का काम करता है, तुरंत उसे इनगल्फ कर जाता है, खा जाता है उसे। तो इसलिए ये न्यूट्रोफिल्स का फर्स्ट जो काम रहता है वो इनगल्फ कर जाना होता है। मैक्रोफेजेस में लार्ज नंबर ऑफ सेल्स जो देखा जाएगा, उसकी सेल्स की बात। थ्रोम्बोसाइट्स में वो ब्लड का सर्कुलेशन, ब्लड क्लॉटिंग और प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन की बात करता है। मोनोसाइट में वो ब्लड सर्कुलेशन विद इन द सेल्स होता है। यहाँ पे मिस्टेक हुआ था पहले वाले, जब मैं एक्सप्लेन कर रही थी मिस्टेकली न्यूट्रोफिल्स का बता दिया था, अभी मैंने इसको करेक्शन कर दिया है। तो करेक्ट आंसर इज योर थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, प्लीज इसको ध्यान रखिएगा। अब स्पेशली ब्लड के बारे में पढ़ते हैं। ब्लड हमारा एक मेन कंपोनेंट्स है, और उसको उसके साथ साथ ही ब्लड सर्कुलेशन, देन ऑक्सीजन जो है पूरे बॉडी में ब्लड के थ्रू ही जाता है, देन हीमोग्लोबिन, ये सारा कंटेंट इसमें ही आएगा। और इसके साथ साथ हम इसको पढ़ते हैं, टाइप्स है, कितना डेसीलीटर, कितने सा वॉल्यूम ऑफ ब्लड ट्रांस इसमें हमारे बॉडी में ट्रांसफर होता है, सर्कुलेशन का क्या प्रोसेस है, ये सारे यहाँ पे हम क्वेश्चंस देखेंगे नेक्स्ट उसमें। 58 क्वेश्चन जो हमारा है वो हम देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट abundant टाइप ऑफ ब्लड सेल्स, abundant टाइप ऑफ ब्लड सेल्स की बात कर रहा है। तो लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स, देन एरिथ्रोसाइट। आरएसएसबी नर्सिंग ऑफिसर में भी पूछा गया है और ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो दो बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है ये आपका।
So which of the following is the most abundant type of blood cell? Abundant मतलब बड़ा, काफी बड़ा सेल्स जो कि हम उसको देखने को मिलेगा, दैट इज आरबीसी. सो आरबीसी के अंदर कौन कौन सा आता है? दैट इज एरिथ्रोसाइट, योर आरबीसी. दिस इज योर रेड ब्लड सेल. तो एरिथ्रोसाइट इज आरबीसी, योर रेड ब्लड सेल. ठीक है, और ये क्या काम करता है? ये ऑक्सीजन को कैरी करता है हमारे पूरे बॉडी में. रेड ब्लड सेल, जब हिम और ऑक्सीजन मिल जाते हैं, हिम प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, हिम प्लस ऑक्सीजन मिल करके हीमोग्लोबिन बनाते हैं, और ये कैरी करता है प्लस ऑक्सीजन टू द ऑल बॉडी पार्ट्स. ठीक है, पूरे बॉडी पार्ट्स में ये ऑक्सीजन के साथ कैरी करता है. So this is the erythrocyte. लिम्फोसाइट, ये सारे जो है डब्ल्यूबीसी में आपको देखने को मिलेगा. ठीक है, ये डब्ल्यूबीसी में देखने को मिलेगा. ये भी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स के पार्ट्स आएंगे. ठीक है, तो ये सारे इसमें हमको डब्ल्यूबीसी के अंदर देखने को मिलेंगे. लार्ज सेल इसमें हमें थ्रोम्बोसाइट में डब्ल्यूबीसी ये हमारा प्लेटलेट फॉर्मेशन करेगा, ये लार्ज सेल्स, सबसे बड़ा सेल्स उसका डब्ल्यूबीसी का रहेगा. और लिम्फोसाइट्स की हम बात करेंगे तो व्हाइट ब्लड सेल इन्वॉल्व है इसमें. इम्यून सिस्टम का हमारा फॉर्मेशन का काम करता है. ठीक है, इम्यून सिस्टम को ये हेल्प बूस्ट करता है, ये स्ट्रेंथन करता है हमारे इम्यून सिस्टम को. लिम्फोसाइट इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथनिंग का काम करता है, बूस्ट करता है. मोनोसाइट्स जो है, दिस इज द लार्ज ब्लड सेल. मोनो का मतलब ही यहाँ पे वन हुआ. सो दिस इज द मोनो, बड़ा बड़ा सेल्स मिलेगा देखने के लिए हमें, इतना बड़ा बड़ा सेल्स मिलेगा देखने के लिए जब माइक्रोस्कोपिक वे में देखा जाएगा. सो दिस इज द मोनोसाइट्स. एंड थ्रोम्बोसाइट्स में हम प्लेटलेट्स फॉर्मेशन ये देखेंगे. एरिथ्रोसाइट जो कि अमेंडेंट है, सबसे बड़ा. So this is the RBC, red blood cell. So this is the correct answer, RBC. फिफ्टी नाइन जो क्वेश्चन है वो देखते हैं. What is the normal C reactive protein level in the blood? C reactive protein level क्या है? तो सी रिएक्टिव प्रोटीन इज ए मार्कर, एक तरीके का मार्कर है जो कि इसको इसके थ्रू ब्लड टेस्ट करते हैं. उसमें हम ये देखते हैं कि कितना परसेंट इन्फ्लामेशन रह गया है या बॉडी में इन्फेक्शन रह गया है, कितना ज्यादा हमारे बॉडी को ये अफेक्ट कर रहा है डिजीज कंडीशन के थ्रू, और कितना हमारे बॉडी को इन्फेक्शन ने पकड़ा हुआ है. तो कितना इन्फेक्टेड है पार्ट वो बताता है कि सी रिएक्टिव प्रोटीन वो हमें बताता है कि परसेंट ऑफ हमारा इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस का. तो ऑप्शन हम देख रहे हैं ए, लेस देन 30 mg पर लीटर, देन लेस देन 100 mg पर लीटर, सी में लेस देन 3 mg पर लीटर, डी में लेस देन 10 mg पर लीटर. डीएसएसपी नर्सिंग ऑफिसर क्वेश्चन में ऑलरेडी ये पूछा है. तो जो भी है mg, दिस इज आपका मिलीग्राम. मिलीग्राम इसमें देखना है, मिलीग्राम पर लीटर. तो यहाँ पे हमको इसमें बताना है कि कितना होता है इस ऑप्शन में. तो इसके आंसर आएंगे लेस देन 3 mg पर डेसीलीटर. ठीक है, क्योंकि इससे इतना लेस देन 3 mg पर डेसीलीटर जब भी हम उसमें डालेंगे तो वो हमें दिखा देगा नॉर्मल वैल्यू सी रिएक्टिव प्रोटीन का, हमें उससे पता चल जाएगा. नॉर्मल सी रिएक्टिव जो प्रोटीन है, सी आरपी लेवल हम जो टेस्ट करते हैं वो हमें बता देता है टिपिकली कंसिडर देन द लेस देन 3 मिलीमीटर
प्लस लीटर, मतलब मिलीमीटर लीटर, ऐसे करके मिली ग्राम प्रोडक्शन इसका दिखा रहा है, मिलीग्राम लीटर, ठीक है। सो एमजी लिखा है तो मिलीग्राम इसको बोलेंगे, रीड करेंगे मिलीग्राम लीटर, ठीक है। तो ये हमें बता रहा है कि ये अगर ये एलिवेट हो गया है, अगर हमारा सी रिएक्टिव प्रोटीन में इससे ज्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब ये शो कर रहा है कि इन्फेक्शंस और जो हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है वो इंक्रीज हो गया, बढ़ गया है। इससे हमें फाइनल उस जो टेस्ट है वो कंफर्म करके बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 60। Which of the following are specialized porous blood vessels within the liver parenchyma that allow for the efficient exchange of substances between the blood and hepatocytes? So ये बात कह रहा है कि specialized porous blood कौन सा वेसल, कौन से ब्लड वेसल का हमारे उस बॉडी में काम है जो लिवर पैरेंकाइमा से एक्सचेंज कर रहा है हमारे ब्लड से हिपैटोसाइट्स में। तो यहाँ पे किस सिस्टम का काम, कौन सा है ऐसा उस ब्लड वेसल्स, उसके नाम बताने के लिए बता रहा है। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, साइनोसॉइड्स, देन एस्ट्रोसाइट्स एंड माइक्रोग्लिया। तो डीएसएसपी नर्सिंग ऑफिसर में ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ है हमारा, तो ये बता रहा है साइनोसॉइड्स, ठीक है। बी इसका करेक्ट आंसर है, साइनोसॉइड्स। ये क्या करता है, एक पाथवे बनाता है, ये एक स्मॉल पाथवे बनाता है, कैपिलरी बनाता है, जो कि हमारे लिवर से लेकर के हिपैटोबिलियरी तक ये पूरे ब्लड्स के पाथवे को लेकर के जाता है और ब्लड सप्लाई करता है। तो इसको हम साइनोसॉइड्स के नाम से हम बोलते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, लिवर सेल्स तक पूरे ब्लड को वहां तक सप्लाई करता है हिपैटो में। और ओलिगोडेंड्रोइडसाइट्स और एस्ट्रोसाइट्स, माइक्रोमेगालो, ये सब नर्व सिस्टम, स्पाइनल कोड के जगह पे काम कर सकते हैं। सो ये लोग जो काम कर रहे हैं, ये लोग नर्व और स्पाइनल कोड्स की जगह पे काम कर रहे हैं। ओलिगोडेंड्रोइट्स जो है ग्लिया सेल्स को, जो हमारे ग्लिया सेल्स हैं जो ब्रेन और उसमें काम करता है स्पाइनल कोड में, उसको ये क्या कहते हैं, सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे सेल्स के जो ब्लड सिस्टम्स और यहाँ पे जो न्यूरॉन्स का पार्ट है, वो यहाँ पे ओलिगोडेंड्रोसाइट्स यहाँ पे फॉर्म कर रहे हैं। एस्ट्रोसाइट्स एंड माइक्रोग्लिया, ये सारे जो है हमारे नर्व सेल से और स्पाइनल कोड से रिलेटेड है, जहाँ पे ये बीनीथ वो नर्व्स के उसमें काम करके ब्लड्स को सप्लाई करना, इंफॉर्मेशन और मैसेजेस को उन तक पहुंचाना है। बट यहाँ पे जो साइनोसॉइड्स है वो जो काम कर रहा है वो ब्लड वेसल का काम कर रहा है, और पूरे लीवर को, हमारे हिपैटिक लिवर तक सप्लाई करना, स्टार्टिंग फ्रॉम द लिवर टिल द हिपैटोसाइट्स, ब्लड की जो भी सप्लाई है वो वहां से फॉर्म कर रहा है, और उसके हिपैटोस तक पूरे लिवर में सप्लाई करना अपने थ्रू द ब्रांचेस, दैट इज द साइनोसॉइड्स। इसका करेक्ट आंसर है। तो नाउ अभी 61 जो क्वेश्चन नंबर है उस पे हम बात कर रहे हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द फिनोमेना दैट अराइज फ्रॉम द रिलेशनशिप बिटवीन पीएच एंड ऑक्सीजन एफिनिटी फ्रॉम द हीमोग्लोबिन? तो बॉयल्स इफेक्ट, ए ऑप्शन, बी में बोर्स इफेक्ट, सी में डाल्टन्स लॉ, या डी में हेनरीज लॉ। यूपीयूएमएस नर्सिंग ऑफिसर में पूछा हुआ है, तो इसका क्या है आंसर, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? बोर्स इफेक्ट, ठीक है। ये एक फिजियोलॉजिकल फिजिक्स से रिलेटेड है, ये एक फिजिक्स से रिलेटेड है, जिसमें वो बात करता है कि इसमें जो है हमारा गैस का एक्सचेंज के बारे में बात करता है। बॉयल्स इफेक्ट में हम देखेंगे स्पेशली फिजिकल वे में, जो फिजिक्स की जो थ्योरी आती है ना, ये वहां पे इम्प्लीमेंट होता है, और यहाँ पे गैस एक्सचेंजेस की बात करता है। तो इसका कोई भी रिलेशन हमारे ऑक्सीजन एफिनिटी से चेंज
हीमोग्लोबिन में नहीं आता है। बट जब हम बोर्स इफेक्ट की बात करते हैं, तो बोर्स इफेक्ट में क्या करता है, फिजियोलॉजिकल फिनोमेना इंक्रीज करता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड विथ उसके ऑक्सीजन सप्लाई के साथ। ठीक है, इसमें क्या करता है, डिक्रीज करता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो जाता है तो जो डिक्रीज करता है हमारा इसमें ब्लड का जो पीएच होता है, हम पीएच, ठीक है, ये डिक्रीज कर देता है। इसको हम देख सकते हैं एबीजी एनालिसिस में। ये एबीजी एनालिसिस में पेशेंट जब हमारा सीरियस क्रिटिकल कंडीशन में होता है, तो बोर्स इफेक्ट का इसका हम लोग एबीजी एनालिसिस वगैरह में इसको देखते हैं। पेशेंट वेंटिलेटर पे होता है तब हम इसको इस इफेक्ट को देख सकते हैं, इस स्टडी को देख सकते हैं। सो दिस इज फिजियोलॉजिकल फिनोमेना जिसको हम चेक करते हैं, डिक्रीज इन द ऑक्सीजन एफिनिटी और हीमोग्लोबिन का प्रेजेंस को उसको देखते हैं कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है हमारे ब्लड सर्कुलेशन में, कितना लेवल इंक्रीज हो चुका है कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे ब्लड में। फिर डाल्टन्स थ्योरी का क्या है इसका, उसमें टोटल प्रेशर जो है, प्रेशर गैस मिक्सचर के बारे में देखता है। ये भी एक फिजिक्स से रिलेटेड है, ये हमारे इसमें भी है बट अलग थ्योरीज में है। सो इसका फिजिक्स से ऑलमोस्ट रिलेशन बोल सकते हैं, या फिजिक्स उसका प्रेशर देखता है कि टोटल प्रेशर गैस एक्सचेंज वगैरह की बात करता है। स्पेशली ये एसिडोसिस लंग्स, जब लंग्स के बारे में बात करेंगे तब डाल्टन्स थ्योरी की थ्योरी वहां पे अप्लाई होगी। रेस्पिरेटरी और एसिडोसिस वहां जब बात होगा, या लंग्स से डिजीज कंडीशन कोई सीओपीडी या ब्रोंकाइटिस ऐसा बड़ा डिजीज कंडीशन को जब देखेंगे, तो वहां पे स्पेशली हम डाल्टन्स थ्योरी लॉ को अप्लाई करते हैं। और हेनरीज लॉ में स्पेशली कुछ ज्यादा नहीं है, इसमें सिर्फ नॉर्मली लिक्विड का प्रोपोर्शन, पार्शियल प्रेशर और ये लिक्विड का प्रोपोर्शन देखता है इसमें। तो हमारा बोर इफेक्ट जो है स्पेशली मेजर किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड देखने के लिए गैसेस एक्सचेंज में हमारे हीमोग्लोबिन में कितना सैचुरेशन मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी साइट फॉर द टी लिम्फोसाइट डिफरेंशिएशन। अगेन आया, टी लिम्फोसाइट कहाँ पे डिफरेंशिएट करता है उसके फॉर्मेशंस के बाद। सो दिस इज द हाइपोथैलेमस, बी एपिथैलेमस, सी में हाइपोथैलेमस और ए में थैलेमस, सॉरी, ए में थैलेमस, बी में एपिथैलेमस, सी में हाइपोथैलेमस, डी में थाइमस। जिसका जो क्वेश्चन ऑलरेडी डीएसएसबी नर्सिंग में आया हुआ है, तो इसको हमको देख के ये बताना है कि क्या है इसका करेक्ट आंसर। तो टी लिम्फोसाइट, ऑफ कोर्स इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द थाइमस। ठीक है, टी लिम्फोसाइट की जब भी बात करेगा तो हमेशा याद रखिएगा, टी लिम्फोसाइट प्रोडक्शन जब भी लिम्फोसाइट कर रहा है तो इसका थाइमस जो है आंसर होगा। ठीक है, टी लिम्फोसाइट की जब यहाँ बात कर रहा है, सो टी लिम्फोसाइट इज ऑल्सो नोन एज द टी सेल्स। तो टी सेल्स जो है ये एक व्हाइट ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन है और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे मेच्योरिंग द सेल्स। तो टी लिम्फोसाइट जो प्रेजेंट प्रोड्यूस हो रहा है वो हमारे थाइमस से हो रहा है। सिकल सेल आरबीसीज आर आल्सो नोन एज, उनको और क्या क्या नाम से बुलाते हैं सिकल सेल एनीमिया को। ठीक है, एक्थैनोसाइट्स, रिपेनोसाइट्स, स्पीरोसाइट्स, कोडोसाइट्स। ठीक है, बट सिकल सेल आरबीसीज का, ठीक है, अब आरबीसी में हम ये देखेंगे, डीएसएसबी में आया है, नॉर्मल ब्लड सेल्स हमारे ऐसे होते हैं, दिस इज लाइक आरबीसी। ठीक है, दिस इज होल ब्लड सेल, दिस इज द होल आरबीसी। ठीक है, ये हमारा क्लियर आरबीसी है। बट जब सिकल सेल होने लगता है तो वो एक हाफ मून जैसा होने लगता है। ठीक है, हम सिकल सेल जब डिजीज कंडीशन पे आ जाएगा तो हमें ऐसा सेल्स देखने को मिलेगा।
ऐसे सेल्स देखने को मिलेगा, मतलब इमेच्योर सेल्स होंगे। जो आरबीसी हमारा फुल मेच्योर है, ये पूरा मेच्योर सेल है ये हमारा आरबीसी का, तो हमको यहाँ पे ये देखने को मिलेगा ये इमेच्योर है, मतलब हाफ बना हुआ है और हाफ नहीं बना हुआ है। ठीक है, ठीक है, ये हाफ बना रहेगा, हाफ हाफ दिखेगा। तो पूरे आरबीसी जो है मेच्योरिटी पे आ ही नहीं पाई, सेल्स पूरा बन ही नहीं पाया, पूरा आरबीसी का जो है शेप जो लेना था वो नहीं बन पाया, ऐसे हाफ मून जैसा बना रह गया। तो ये हमारा सिकल सेल ऐसा दिखता है, सिकल सेल। ठीक है, जब सिकल सेल एनीमिया होता है तो पेशेंट का ऐसे ही हमारा आरबीसी दिखता है कि इस तरीके का ही डिजीज कंडीशन में उसको पेशेंट को देखा जा सकता है माइक्रोस्कोपिक और उससे। ठीक है, सो इसका अदर नाम क्या है सिकल सेल आरबीसी का? ट्रिपैनोसाइट्स, इसका नाम है ड्रिपेनोसाइट्स। ठीक है, और इसके और जो अलग जो तीन नाम है वो सब अलग अलग स्ट्रक्चर्स के होते हैं। तो सिकल सेल ऑल्सो नोन एज द ड्रिपेनोसाइट ऑफ द सेल्स, दैट इज द सिकल सेल डिजीज। ठीक है, एंड डिफॉर्म ऑफ द ब्लड सेल्स, इसका क्रीसेंट शेप्ड होता है। और जेनेटिक, ये सिकल सेल जो एनीमिया है हमारा, ये म्यूटेशन, जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से होता है, जिसमें सेल्स एक्स्ट्रा बन जाते हैं, और इसके वजह से आरबीसी का जो फॉर्मेशन है वो कंप्लीट नहीं हो पाता, और उसकी लाइफ, हमारी आरबीसी की लाइफ स्पैन तो 120 डेज है, बट जब सिकल सेल एनीमिया होगा तो उसकी लाइफ स्पैन 30 to 40 डेज ही देखी जा सकती है। सो ये याद रखिएगा, कभी वो ये भी पूछ सकता है कि आरबीसी की, हमेशा ये क्वेश्चन आता है, आरबीसी की जो लाइफ स्पैन है दैट इज 120 डेज, बट व्हेन इट इज अबाउट द सिकल सेल एनीमिया, सो लाइफ स्पैन अगर पूछा जाता है तो उसका यही आंसर आएगा 30 to 40 डेज ऑफ लाइफ स्पैन। मतलब पूरा मैच्योर ही नहीं हुआ, मतलब सेल्स आरबीसी को पूरा मैच्योर होने ही नहीं दिया, पूरा प्रोडक्शन होने ही नहीं दिया, और वो मैच्योर, इन मैच्योर सेल्स ही जा करके ब्रेक डाउन होना शुरू हो गए, लिवर सेल्स वहां लिवर में जाकर के ब्रेक डाउन करना शुरू कर दे, और एक पूरा ऐसे वास्ट प्रोडक्शन वहां पे जाकर के इकट्ठा वेस्ट इकट्ठा हो गया है लिवर में, और लिवर पे पूरा प्रेशर पड़ रहा है कि उसको जल्द से जल्द खत्म करो। जो 120 डेज में खत्म हो रहा था उसका काम जल्दी हो गया है, तो लिवर पे एक लोड जैसा बन गया है। सो दिस इज द प्रोडक्शन हाफ इमेच्योर सिकल सेल्स में आरबीसी देखने के मिलेंगे। सो उनका नाम पूछ रहा है हमारा, तो ड्रिपेनोसाइट्स उसको बोलते हैं, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आते हैं, what is the color of antisera anti A used in the blood color testing? ठीक है, ऑप्शन ए येलो, बी दैट इज फॉर द रेड, सी फॉर ब्लू एंड डी फॉर द व्हाइट। सो डीएसएसपी में पूछा गया है, तो कौन सा कलर एंटी सीरा एंटी ए के लिए यूज किया जाता है? तो इसका आंसर हमारा आएगा सी, ब्लू। ठीक है, मिथाइल ब्लू, मिथाइल ब्लू इसमें डाई यूज करते हैं, मिथाइल ब्लू डाई यूज करते हैं ब्लू कलर का। ब्लड के साथ जब क्रॉस मैच कराएंगे, ब्लड के साथ हमारा ब्लड ग्रुप, एक इधर का ब्लड डाल दिया एक ग्रुप, और एंटीसीरा ए डालेंगे, इसमें ब्लड रेड कलर का है और एंटीसेरा ए ब्लू कलर के 2 ड्रॉप्स डाल देंगे, इसको फिर क्रॉस मैच कराएंगे, स्टेजेस में ले जाकर के देखेंगे क्रॉस मैच में, तो हमें पता चलेगा। लेकिन जो ये डाई यूज हो रहा है वो एंटीसिरा ए, दैट विल बी इन द कलर ऑफ ब्लू कलर, दैट इज योर मिथाइल, मिथाइलिन ब्लू कलर। ठीक है, मिथाइलिन ब्लू कलर। और जब एंटी सीरम बी की बात करता, अगर एंटी सीरम बी की बात यहाँ पे करता, अगर एंटी सीरम बी की बात करता यहाँ पे, बी सीरम जो यूज होता टेस्टिंग के लिए हमारे, तो उसमें कौन सा यूज करते? येलो कलर का यूज करते। उसमें कौन सा है? एक्रीफ्लेविन कलर, जो उसका नाम है डाई का, एक्रीफ्लेविन नाम है। जैसे कि एंटी ए सीरा का यहाँ पे नाम है मिथाइलिन ब्लू। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम उसमें यूज करते, बी एंटीसीरा बी में यूज करते तो येलो कलर यूज करते, और इसमें अगर हम यूज करते तो फिर उसका नाम हो जाता हमारा एक्रीफेविलिन।
ठीक है, एक्रीफ्लेविन, ठीक है, अगर वो एंटी सेरा बी यूज करते तो, बट यहाँ पे क्वेश्चन में एंटी ए सेरा के बारे में पूछ रहा है, तो उसको हम टेस्टिंग के लिए यूज कर रहे हैं, दैट इज ब्लू कलर। नाउ द नॉर्मल ब्लड ग्लोबुलिन लेवल इज, डीएसएसपी में पूछा है, ए ऑप्शन में हमारा 3.5 टू 5 ग्राम डेसीलीटर है, बी ऑप्शन में 7.5 टू 10 ग्राम डेसीलीटर, सी में 5.5 टू 7 ग्राम डेसीलीटर, डी में 2.0 टू 3.5 ग्राम डेसीलीटर। तो अभी इसमें से कौन सा है ये हमको बताना है। द नॉर्मल ब्लड ग्लोबुलिन लेवल, इसमें 2.0 टू 3 ग्राम डेसीलीटर, दिस इज द नॉर्मल वैल्यू, ठीक है। दिस इज द नॉर्मल ब्लड ग्लोबुलिन लेवल 2.0 टू 3.5 ग्राम डेसीलीटर। अगर इससे ज्यादा होता है तो फिर वो ज्यादा इम्यून सिस्टम को ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है। और इसका यही है कि हमारा नॉर्मल जो रेंज है उसको याद रखना है। द नॉर्मल ब्लड ग्लोबुलिन लेवल इज 2.0 टू 3.5 ग्राम डेसीलीटर। ग्लोबुलिन्स आर प्रोटीन फाउंड इन द ब्लड, ऑलरेडी ग्लोबुलिन्स हमारा प्रोटीन में फाउंड होता है, एंड दैट ब्लड प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इम्यून सिस्टम, जो कि हमारे ग्लोबुलिन जो कि ऑलरेडी बाइंड करता है सीरम के साथ और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे ब्लड के इम्यून सिस्टम में, अफेक्ट करता है, उसको स्ट्रेंथन बना करके रखता है उसके साथ। 66 क्वेश्चन जो देखेंगे, द नॉर्मल अमाउंट ऑफ फॉस्फोरस इन ब्लड सेल्स, ठीक है। हम फॉस्फोरस वगैरह कैसे पता करते हैं, जब हम एबीजी एनालिसिस करते हैं, आर्टेरियल ब्लड गैस का जब हम पता करते हैं, जब किसी पेशेंट को, कोई क्रिटिकल पेशेंट हमारे पास आता है या आईसीयू पेशेंट्स का हम रूटीनली चेकअप करते हैं, तो उसमें हम देखते हैं एबीजी एनालिसिस वगैरह में हम ये नॉर्मल गैसेस वगैरह देख सकते हैं। उस रीडिंग में वो वहाँ पे सारे मॉनिटर्स शो करता है कि कितनी उसकी नॉर्मल वैल्यू होनी चाहिए और कितना पेशेंट में होना चाहिए। सो उसमें आता है 2.4 टू 4.4 mg पर डेसीलीटर, जैसे कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया था, 6.4 टू 8.5 mg डेसीलीटर, बी ऑप्शन में 2.4 टू 4.4 mg डेसीलीटर, सी में 1.5 टू 2 mg पर डेसीलीटर, डी में 8.4 टू 10 mg पर डेसीलीटर। या डीएसएसपी में पूछा है दिल्ली सबऑर्डिनेट बोर्ड में। तो इसका आंसर हमारा देखना है, इट शुड बी 2.4 to 4.4 mg per deciliter, so this is microgram per deciliter, ठीक है। फॉस्फोरस लेवल में हायर इन चिल्ड्रेन, क्योंकि फॉस्फोरस लेवल बच्चों में थोड़ा बड़ा हुआ आ सकता है, क्योंकि उनकी बोन्स की स्ट्रेंथनिंग जरूरी है और टीथ्स वगैरह निकलते हैं, दांत वगैरह आते हैं ना, और बच्चे बड़े भी होते हैं, सो डेवलपमेंट देखा जाता है, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर में चेंजेस को देखने को मिलता है। सो उनकी हड्डियां वगैरह उस टाइम पे ग्रोइंग पीरियड में रहते हैं, तो इसलिए उनके में हाई देखा जा सकता है। अदरवाइज फॉर द नॉर्मल ह्यूमन बीइंग इनका एडल्ट में 2.4 टू 4.4 और 4.5 mg डेसीलीटर, इसमें 4.5 भी लिख करके आ सकता है, 4.5 mg डेसीलीटर, ठीक है, या 4.4, ठीक है, ये दोनों याद रखिएगा, इससे लेकर के इतना, यही करेक्ट आंसर है, आपको ये बताना है, ठीक है। द नॉर्मल डी डाइमर लेवल इन द ब्लड टेस्ट, डी डाइमर ब्लड टेस्ट हम किसके लिए करते हैं? डी डाइमर, डी डाइमर स्पेशली हम ब्लड क्लॉटिंग के लिए देखने के लिए करते हैं, ठीक है। डी डाइमर में ब्लड क्लॉटिंग वगैरह, हमारा डीवीटी वगैरह जो होता है उस टाइम पे हम चेक करते हैं इसको, तो उसका वैल्यू, नॉर्मल वैल्यू पूछ रहा है। तो अभी ए ऑप्शन में अबव 100 माइक्रोग्राम विथ एम एल, बी अबव 250 माइक्रोग्राम ml, सी में बिलो 250 माइक्रोग्राम ml, डी में बिलो 100 माइक्रोग्राम ml। तो डीएसएसबी में इसने ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अबव 250 माइक्रोग्राम ml का करेक्ट आंसर है 250।
अबव माइक्रोग्राम मिलीलीटर, ठीक है। तो ये इसका एक करेक्ट आंसर है। और ये हमें बताता है अगर इसका वैल्यू रेज हो रहा है, इस वैल्यू से रेज हो रहा है, नॉर्मल वैल्यू से रेज हो रहा है, तो हमको ये बताता है कि थ्रोम्बोटिक डिसऑर्डर्स है। थ्रोम्बोटिक में हमारा डीवीटी, ठीक है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो सकता है डिजीज कंडीशन, और अदरवाइज कार्डियक कोई प्रॉब्लम हो सकती है, क्लॉट बन सकता है, कार्डियक में एम्बोलिज्म हो रखा है, या ब्रेन में एम्बोलिज्म हो रखा है, तो कहीं कुछ ना कुछ इशू है। सो दिस ये अगर नॉर्मल वैल्यू है हमारा तो इट इज नॉर्मल, अगर इससे बढ़ के आ रहा है तो प्रॉब्लम है हमारे उसमें बॉडी में, ठीक है। 68 क्वेश्चन जो है वो देखेंगे। In clotting mechanism, prothrombin is changed into the thrombin in the presence of calcium ions and fibrogens. B में thromboplastin and vitamin K. C में हम देखेंगे calcium ion and prothrombinase. D में देखेंगे ऑप्शन में calcium ion and thromboplastin. PGIMR चंडीगढ़ में पूछा है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? कैल्शियम आयन एंड थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका डी है, कैल्शियम आयन एंड थ्रोम्बोप्लास्टिन, जो कि ये एक एंजाइम रिलीज होता है डैमेज टिश्यू सेल से, और वो क्या करता है, वो बाइंड कर देता है, प्रोथ्रोम्बिन का चेंज करता है थ्रोम्बिन में। कौन सी मैकेनिज्म? कैल्शियम रिलीज हो रहा है थ्रोम्बोप्लास्टिन में, उसको कन्वर्ट कर दे रहा है। तो ये एंजाइम जो रिलीज हो रहा है टिश्यू सेल से, वो प्लेटलेट्स में कन्वर्ट होकर के और उसमें सेल्स को कोगुलेशन की तरफ पुश कर रहा है, मतलब बंधने की तरफ से, ब्लड को रोकने के लिए। सो दिस इज द कैल्शियम आयन एंड प्रोथ्रोम्बिन प्लास्टिन जो कि चेंज हो रहा है। Now 69. Which of the following is considered as an indication for the administering the serum albumin? अब ये बात कर रहा है which of the following is considered as an indication for administering serum albumin. serum albumin जब administer करते हैं तो किस इंडिकेशन का ध्यान रखना है? ए में है फॉर्मेशन ऑफ WBCs, बी में है मेंटेन ऑफ ऑस्मेटिक प्रेशर, सी में है फॉर्मेशन ऑफ RBCs, डी में क्लॉटिंग फैक्टर। ये भी क्वेश्चन जिपमर चंडीगढ़ में पूछा गया है नर्सिंग ऑफिसर में, तो इसमें हमारा क्या आंसर आएगा? 69 के क्वेश्चन में हमारा देखने को मिलेगा मेंटेनिंग ऑफ ऑस्मेटिक प्रेशर, करेक्ट आंसर इसका ऑस्मेटिक प्रेशर आएगा। WBC सीरम एल्ब्यूमिन ऑलरेडी, हम एल्ब्यूमिन जब एडमिनिस्टर करने जा रहे हैं तो उसमें WBC का कोई फॉर्मेशन बनने का कुछ प्रोसेस ही नहीं है, फिर फॉर्मेशन ऑफ RBC वो हो ही नहीं सकता है, क्लॉटिंग फैक्टर हम वहां निकालने जा नहीं रहे हैं। सो मेंटेन द ऑनकोटिक प्रेशर, जब ऑनकोटिक प्रेशर मेंटेन करने की बात कर रहा है तो वहां पे हम उसके प्रेशर को देख करते हुए, क्रूशियल रोल मेंटेन करता है फ्लूइड जो कि ब्लड वेसल्स को प्रॉपरली मेंटेन करके और सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करके रखता है। ज्यादा एक्सेस ऑफ हम फ्लूइड को एडमिनिस्टर कर देंगे तो पेशेंट जो है हमारे क्रिटिकल कंडीशन की तरफ जा सकता है। इसलिए जब भी हम ये काम कर रहे हैं तो इसमें हम ऑनकोटिक प्रेशर को देखते हुए एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है। इसमें अदरवाइज ओवरलोड होने के चांसेस है, फ्लूइड ओवरलोड हो जाएगा। 17th क्वेश्चन में देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट मैचिंग अबाउट द क्लॉटिंग फैक्टर। ए में हमारा आ रहा है कैल्शियम 4, देन एंटी हेमोफिलिक फैक्टर 9 ए, थ्रोम्बो थ्रोम्बोइन 3 एंड स्टार्टर पावर फैक्टर 11। सो SGPJ लखनऊ में पूछा आइडेंटिफाई द क्रॉस मैचिंग अबाउट द क्लॉटिंग फैक्टर। क्लॉटिंग फैक्टर में कौन सा यूज होता है इसको हमें बताना है, कौन सा हम यूज करते हैं फैक्टर, कौन से फैक्टर हम यूज करते हैं, उसमें हमें ये बताने के लिए बताना है। तो कैल्शियम, कैल्शियम 4 कैल्शियम बाइंड्स करता है
कैल्शियम ब्लड को बाइंड करके रखता है, इसलिए हम कैल्शियम को करेक्ट आंसर दे रहे हैं, ठीक है। एंटी हीमोफिलिक फैक्टर से कोई लेना देना नहीं, थ्रोम्बिन 3 का कोई मतलब नहीं, स्टार्ट पावर फैक्टर 11 का कोई मतलब नहीं है। तो जो बाइंड करता है क्लॉटिंग फैक्टर को वो हमारा कैल्शियम है, इट बाइंड्स द ब्लड। सो बाइंड करता है एसेंशियल ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, जो कि डिजाइन हुआ है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर्स के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा ब्लड बाइंड करके रखता है और कोगुलेशन प्रोसेस की तरफ लेकर के जाता है, ठीक है। आज के लिए 20 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। प्लीज आप एक बार इस चैनल पे जाइए और क्वेश्चंस को देखिए, जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। और इसको प्लीज लाइक करिए और देख करके इसको आगे फॉरवर्ड करिए। और आज के लिए हम इतना ही एंड करते हैं, कल फिर और इसके आगे से क्वेश्चंस को हम देखेंगे। थैंक यू।